हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ईदर और कंडीशन, जो कि एमओटी मैथमेटिकल ऑपरेशन बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं लॉजिकल रीजनिंग में, उनको सॉल्व करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एमओटी में जो क्वेश्चन होते हैं उनके जनरली दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है स्टेटमेंट, सेकेंड पार्ट होता है कंक्लूजन। हमारे पास स्टेटमेंट दी गई होगी और स्टेटमेंट के बेसिस पे कुछ कंक्लूजन दिए होंगे। जनरली दो कंक्लूजन रहते हैं। स्टेटमेंट हमारी जनरली एक स्टेटमेंट रहती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। एग्जाम्पल लेके अगर इसको डिस्कस करते हैं तो लाइक ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी इक्वल टू डी लेस देन ई। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 5 एलिमेंट है, ए बी सी डी ई, और इन सारे एलिमेंट को हमने मैथमेटिकल ऑपरेटर, जिनको हम कंपैरेटिव ऑपरेटर कहते हैं, जो भी किन्हीं दो एलिमेंट को के बीच में कंपैरिजन करने के लिए यूज़ करते हैं। कौन कौन से ऑपरेटर हमारे पास होते हैं अगर हम बात करें? ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये प्राइमरी साइंस होते हैं, और इनको मिला के जो साइन बनते हैं या जो ऑपरेटर बनते हैं वो होते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू को मिला के बनता है। लेस देन इक्वल टू, जो लेस देन और इक्वल टू को बना के बनता है। और नॉट इक्वल टू, जो कि ग्रेटर देन और लेस देन को मिला के बनता है। तो इस तरह से फर्स्ट 3 हमारे प्राइमरी ऑपरेटर होते हैं, और जो सेकंड 3 जो लास्ट के 3 ऑपरेटर्स हैं ये हमारे सेकेंडरी ऑपरेटर होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं ये प्राइमरी ऑपरेटर्स को कंबाइंड करके इनको बनाया गया होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जनरली ए और बी के बीच में अगर हम रिलेशन देखें तो ए इज़ ग्रेटर देन बी। बी और सी के बीच में अगर रिलेशन देखें तो बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू सी। सी और डी के बीच में अगर हम देखें तो सी इज़ इक्वल टू डी, और डी और ई के बीच में अगर रिलेशन देखें तो डी इज़ लेस देन ई। एक बात ध्यान रखें, ये जो फर्स्ट रिलेशन है ए ग्रेटर देन बी, इसे हम बी लेस देन ए नहीं पढ़ सकते हैं। हाँ, फाइनल वैल्यू को हम बोल सकते हैं इट इज़ इक्वल एंड टू बी लेस देन ए, बट अगर हमें इसे प्रोनाउंस करना है तो हमें इसे ए ग्रेटर देन बी ही कहना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट होता है जो सब्जेक्ट होता है वही हमेशा प्रेडिकेट से रिलेटेड होता है, और उसी को हम इन ऑपरेटर की हेल्प से यहाँ पे कंपेयर करते हैं। इस ए ग्रेटर देन बी में ए को कंपेयर किया जा रहा है बी के साथ, और यहाँ पे बी को कंपेयर किया जा रहा है ए के साथ। तो जब हम ए को कंपेयर करते हैं बी के साथ, जो साइन क्या आ रहा है ग्रेटर देन का, तो ये बन जाता है ए ग्रेटर देन बी। और यहाँ पे जब हम बी को कंपेयर कर रहे हैं ए के साथ, तो साइन क्या आ रहा है लेस देन का, तो ये बन जाता है बी लेस देन ए। इन दोनों की जो फाइनल आउटपुट होगी वो सेम होगी, बट इनको प्रोनाउंस करने का या इनको प्रोनाउंस करने का जो मेथड है वो डिफरेंट होता है। तो सिमिलरली सेकंड क्या हो जाएगा, बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, थर्ड हो जाएगा सी इक्वल टू डी, एंड फोर्थ हो जाएगा डी लेस देन ई। अब इनके बेसिस पे कुछ कंक्लूजन दिए गए होंगे, जैसे कि मैं लिखता हूँ ए ग्रेटर देन डी और बी लेस देन ई। तो इसके लिए भी कुछ कंडीशन होती है जो मैं ब्रीफली यहाँ पे बता देता हूँ। पहला, हमें चेक करना होता है कि कंक्लूजन में जो भी एलिमेंट गिवन है, जैसे कि फर्स्ट कंक्लूजन में जो 2 एलिमेंट दिए हैं वो है ए और डी, तो हमें स्टेटमेंट में जाके देखना है यहाँ पे ए है और यहाँ पे डी है। ए और डी के बीच में जो सारे ऑपरेटर आ रहे हैं वो सिंगल फैमिली को बिलोंग करने चाहिए। फैमिली वाली बात अगर आती है तो क्या है, एक ग्रेटर देन फैमिली होती है जिसमें आता है ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू, और एक लेस देन फैमिली होती है जिसमें आता है लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू। तो जब भी हम कंक्लूजन फाइंड आउट करते हैं तो उन 2 एलिमेंट के बीच में सारे जो साइंस होते हैं वो सिंगल फैमिली को बिलोंग करने चाहिए, या फिर ए को करने चाहिए या फिर बी को करने चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ए और डी के बीच में जो सारे साइन हैं वो ए फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती है। सेकंड कंडीशन क्या होती है कि हमें प्रायोरिटी वाइज उनको चेक करना होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसको देते हैं,
ग्रेटर देन और लेस देन को 3 स्टार। सेकंड प्रायोरिटी किसे दी जाती है 2 स्टार, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू को। और थर्ड प्रायोरिटी रहती है इक्वल टू की, जो दोनों में कॉमन होता है। तो प्रायोरिटी बेस पे जो स्टेटमेंट में हमारे पास साइन होते हैं उन साइन में से जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी वही कंक्लूजन में आना चाहिए। तो यहाँ पे आप चेक देख सकते हैं कि पहला ऑपरेटर है ग्रेटर देन, दूसरा ग्रेटर देन इक्वल टू, तीसरा है इक्वल टू। तो इन तीनों में से हाईएस्ट प्रायोरिटी है ग्रेटर देन की, और वही कहाँ आना चाहिए कंक्लूजन में, और कंक्लूजन में वही गिवन है। तो मेरा फर्स्ट जो कंक्लूजन है वो ट्रू हो जाता है। सेकेंड कंक्लूजन जो हमारा है वो है किसके बीच में, बी और ई के बीच में। सो बी और ई के बीच में, कहाँ बी हमारे पास यहाँ पे है और ई यहाँ पे है। सो बी और ई के बीच में कितने साइंस हमारे पास है 1 2 3। तो पहली कंडीशन सभी साइन एक फैमिली को बिलोंग करने चाहिए, मीन्स सभी साइन, कोई भी वहाँ पे अपोजिट साइन नहीं होना चाहिए। अपोजिट मीन जैसे ए ग्रेटर देन का अपोजिट क्या है लेस देन, और लेस देन इक्वल टू, और ग्रेटर देन इक्वल टू का भी लेस देन और लेस देन इक्वल टू। तो ये दोनों जो साइन, दोनों फैमिली के साइन एक साथ दो एलिमेंट के बीच में अपीयर नहीं होने चाहिए, जैसा कि सेकंड कंक्लूजन के केस में हो रहा है। बी और ई के बीच में दो डिफरेंट फैमिली के साइन अपीयर हो रहे हैं, या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं दो अपोजिट साइन अपीयर हो रहे हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये ग्रेटर देन है और ये इक्वल टू है या लेस देन है, तो ये दोनों अपीयर हो रहे हैं बी और ई के बीच में। तो हमें ज़्यादा चेक नहीं करना है, ये कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। तो हमारे पास इससे क्या रिजल्ट मिलता है कि कंक्लूजन ओनली वन, कंक्लूजन वन फॉलोज। सो ये था अ ब्रीफ आइडिया अबाउट व्हाट वी डिस्कस और व्हाट वी गेट इन एमओटी टाइप बेस्ड क्वेश्चंस। सो अब हम डिस्कस करेंगे कि ईदर और जो कंडीशन होती है या नीदर और कंडीशन होती है उसको किस तरह से सॉल्व किया जाए। सो एमओटी बेस्ड जो क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किया, तो उनके जो आंसर होते हैं उसमें हमें जनरली 5 तरह की ऑप्शन अवेलेबल होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जो फर्स्ट ऑप्शन होती है इफ़ कंक्लूजन 1 फॉलोज, और जो सेकंड कंक्लूजन होता है वो फॉलो नहीं करता है, तो हमारा आंसर क्या होगा इफ़ ओनली 1 फॉलोज, मतलब फर्स्ट टिक होगा और सेकंड क्रॉस होगा। सेकंड के केस में क्या होगा, फर्स्ट क्रॉस हो जाएगा और सेकंड कंक्लूजन टिक होगा, तो हम क्या आंसर करेंगे बी। अगर मेरे दोनों कंक्लूजन फर्स्ट भी टिक आता है और सेकंड भी टिक आता है, टिक मीन्स दोनों फॉलो कर रहे हैं, तो हमारा आंसर होगा ई। सो बोथ 1 एंड 2 फॉलोज। अब ये हमारी स्पेशल कंडीशन है क्या, सी और डी, कि कब ईदर और होगा कब नीदर और होगा, क्योंकि दोनों के केस में हमारे पास डबल क्रॉस आता है, यानी इंडिविजुअली फर्स्ट भी फॉलो नहीं करता है और सेकंड भी फॉलो नहीं करता है। तो ये दोनों केसेस में ये सिमिलरिटी होती है। और क्या कंडीशंस होती हैं जो सी और डी ऑप्शन को डिफरेंशिएट करती है, वो हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। सो ईदर और कंडीशन की जो हमारी होती है उसमें 3 कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है। सो पहली कंडीशन क्या होती है, जैसा कि हमने अभी एग्जांपल में डिस्कस किया कि हमारे पास कितने कंक्लूजन गिवन होंगे, 2 कंक्लूजन। सो ईदर और की जो फर्स्ट कंडीशन होती है उसका इट स्टेट दैट बोथ कंक्लूजन इंडिविजुअली मस्ट नॉट फॉलो। सो जो दोनों कंक्लूजन होते हैं वो इंडिविजुअली फॉलो नहीं करने चाहिए। जैसा कि हमें क्या चाहिए, वी नीड 2 क्रॉस, 2 क्रॉस होने चाहिए वहाँ पे। पहला इंडिविजुअली फॉलो नहीं करना चाहिए और दूसरा भी इंडिविजुअली फॉलो नहीं करना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन कहती है कि बोथ एलिमेंट मस्ट बी सेम और कॉमन इन बोथ द कंक्लूजन। सो जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर हम लिखते हैं a लेस देन b, a इक्वल टू b। सो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन हमारे जो दोनों एलिमेंट हैं दोनों कंक्लूजन में वो सेम होने चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं कि कंक्लूजन 1 में जो एलिमेंट है वो a और b है, और कंक्लूजन 2 में भी एलिमेंट क्या है, a और b। सो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब जो थर्ड कंडीशन होती है उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब इन 2 पार्ट को किस तरह से डिवाइड किया गया है, एक के केस में होता है जो एलिमेंट्स होते हैं स्टेटमेंट में उनके बीच में रिलेशन बनता है, और एक के केस में क्या होता है,
जो एलिमेंट्स होते हैं स्टेटमेंट पे उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं बनता है। कोई रिलेशन कब नहीं बनता है? जब हमारे पास किन्हीं भी दो एलिमेंट के बीच में अपोजिट साइन आ जाते हैं। तो फर्स्ट थर्ड की जो फर्स्ट पार्ट है उस केस में क्या होगा कि उन दो एलिमेंट के बीच में कॉमन साइन होंगे, और सेकंड केस में उन दोनों एलिमेंट के बीच में क्या होंगे? डिफरेंट साइन होंगे। तो उस केस में हम क्या चेक करेंगे? उस केस में अगर हम बात करते हैं थर्ड कंडीशन की, तो स्टेटमेंट के केस में दोनों एलिमेंट के बीच में या तो ग्रेटर देन इक्वल टू का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए या फिर लेस देन इक्वल टू का कॉम्बिनेशन बनेगा। और बी के केस में जैसा हमने डिस्कस किया कि नो रिलेशन होता है, तो नो रिलेशन के केस में जो हमारे कंक्लूजन होते हैं उन कंक्लूजन में दोनों एलिमेंट के बीच में तीनों साइन प्रेजेंट होने चाहिए। तो ये क्या है? हमारी तीन कंडीशन है, और इन कंडीशन को इम्प्लीमेंट करते हैं अब एग्जाम्पल में। सो हमारा पहला एग्जाम्पल है जिसमें कि मैंने स्टेटमेंट ली है a ग्रेटर देन b इक्वल टू c लेस देन इक्वल टू d लेस देन e एंड ग्रेटर देन f, और हमारे पास दो कंक्लूजन है। तो कंक्लूजन क्या है? b लेस देन d, और सेकंड कंक्लूजन क्या है? b इक्वल टू d। तो अगर हम इनको सॉल्व करते हैं तो जो पहला कंक्लूजन है वो है b और d के बीच में। तो हम स्टेटमेंट चेक करेंगे कहाँ है b, b यहाँ पे है और d यहाँ पे है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि b और d जो दो एलिमेंट है स्टेटमेंट में उनके बीच में सिंगल एक ही फैमिली के या एक ही तरह के साइन अवेलेबल होने चाहिए। तो यहाँ पे दो साइन है, तो इक्वल टू कॉमन है और ये लेस देन इक्वल टू है। तो हमारे पास लेस देन वाली फैमिली यहाँ पे प्रेजेंट है। इन दोनों में प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है? लेस देन इक्वल टू। तो हमारे पास जो अल्टीमेटली रिलेशन बनता है बी और डी के बीच में वो क्या बनता है? बी लेस देन इक्वल टू डी। बट अगर हम कंक्लूजन 1 की बात करें वहाँ पे क्या गिवन है? बी लेस देन डी। वहाँ पे डेफिनेट कंक्लूजन पूछा गया है, और यहाँ पे हमारे पास पॉसिबिलिटी आती है, या फिर ये लेस देन हो सकता है या फिर इक्वल टू हो सकता है। जो दोनों ये डिफरेंट है तो हम क्या कहेंगे कि कंक्लूजन 1 इंडिविजुअली फॉलो नहीं कर रहा है। अब सेकंड की बात करें तो सेकंड कंक्लूजन भी बी और डी दो एलिमेंट है इनके बीच में है, तो जो हमने स्टेटमेंट पे ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है। तो क्या कंक्लूजन आता है बी और डी के बीच में? लेस देन और इक्वल टू। बट कंक्लूजन में इक्वल टू दिया गया है, तो इंडिविजुअली ये कंक्लूजन भी फॉलो नहीं करता है। तो अब हम अगर फर्स्ट कंडीशन की बात करें तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो जाती है। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि दोनों कंक्लूजन इंडिविजुअली फॉलो नहीं करने चाहिए, या फिर सिंपल लैंग्वेज में हमारे पास दो क्रॉस आने चाहिए, जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फर्स्ट कंक्लूजन में भी क्रॉस आ गया है और सेकंड में भी क्रॉस आ गया है। अब सेकंड कंडीशन क्या बोली थी कि दोनों कंक्लूजन में जो एलिमेंट्स हैं दोनों एलिमेंट कॉमन होने चाहिए। तो यहाँ पे भी बी और डी है और यहाँ पे भी बी और डी है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि थर्ड में से ये कंडीशन 1 को फॉलो करेगा या 2 को फॉलो करेगा। तो ध्यान दीजिए, तो वहाँ पे मैंने कहा था कि जो 3a है जो फर्स्ट कंडीशन है वहाँ पे स्टेटमेंट में दोनों एलिमेंट के बीच में रिलेशन बनता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं जो हमारे दो एलिमेंट हैं बी और डी, उनका स्टेटमेंट में रिलेशन बन रहा है, और जब रिलेशन बनता है तो वो दो रिलेशन बनने चाहिए, या ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू। तो यहाँ पे कौन सा रिलेशन बन रहा है? लेस देन इक्वल टू। तो अब जब भी हम इस साइन को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? हम इसे बोलते हैं b इज इधर लेस देन और इक्वल टू d। तो ये एक डेफिनेट नहीं बल्कि एक पॉसिबिलिटी वाला केस है जिसमें कि b और d के बीच में दो पॉसिबल रिलेशन है। क्या है? या फिर लेस देन है या फिर इक्वल टू है, और यही दोनों साइन कहाँ पे गिवन है? दोनों कंक्लूजन में गिवन है। b इज ईदर लेस देन और इक्वल टू d। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होने वाला है वो होगा C। तो ये था फर्स्ट एग्जाम्पल बेस्ड ऑन ईदर और कंडीशन। अब डिस्कस करते हैं दूसरा एग्जाम्पल बेस्ड ऑन ईदर और कंडीशन। तो ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है। इसमें स्टेटमेंट है P लेस देन इक्वल टू Q ग्रेटर देन इक्वल टू R इक्वल टू S लेस देन इक्वल टू T। तो 5 एलिमेंट है जिनके बीच में डिफरेंट साइन हमने यूज किए हैं। दो कंक्लूजन गिवन है Q और T के बीच में। फर्स्ट कंक्लूजन Q इज ग्रेटर देन T, सेकेंड कंक्लूजन Q इज लेस देन इक्वल टू T। सो जैसा कि हमारे पास इनको सॉल्व करने का क्या प्रोसीजर है? फर्स्ट हमें एलिमेंट चेक करने, कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है? Q और T। तो स्टेटमेंट में चेक करिए, यहाँ पे Q है और यहाँ पे T। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है
कि Q और T के बीच में सेम फैमिली वाले साइन प्रेजेंट होने चाहिए या फिर कोई भी अपोजिट साइन नहीं होना चाहिए। बट हम यहाँ क्या देखते हैं, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है और ये लेस देन इक्वल टू है, तो दोनों के बीच में दो अपोजिट साइन है, इसीलिए ना तो फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो करेगा इंडिविजुअली, ना ही सेकंड कंक्लूजन फॉलो करेगा इंडिविजुअली। सो हमारी जो कंडीशन ए थी वो फॉलो कर रही है इधर और कंडीशन की। कंडीशन बी क्या बोलती है कि जो दोनों हमारे पास एलिमेंट होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। यहाँ पे भी Q और T है, सेकंड कंक्लूजन में भी Q और T है, तो हमारी सेकंड कंडीशन भी फॉलो करती है। अब हमारी थर्ड कंडीशन जो थी उसका सेकंड पार्ट क्या कहता है कि उस केस में जो दो एलिमेंट होते हैं कंक्लूजन के, उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं बनता है। कहाँ पे? स्टेटमेंट में। तो हम देखते हैं कि स्टेटमेंट में Q और T के बीच में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। कोई रिलेशन क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि इन दोनों के बीच में अपोजिट साइन आ रहे हैं। सो जब भी किन्हीं दो एलिमेंट के बीच में अपोजिट साइन आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? नो रिलेशन। और जब भी नो रिलेशन वाली कंडीशन आती है तो ईदर और के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ईदर और के लिए हमारे पास इन कंक्लूजन के केस में दोनों एलिमेंट के बीच में तीनों साइन प्रेजेंट होने चाहिए, जो कि हम देखते हैं कि फर्स्ट कंक्लूजन के बेसिस पे Q और T के बीच में क्या साइन आ रहा है? ग्रेटर देन। सेकेंड कंक्लूजन को अगर चेक करते हैं तो Q और T के बीच में क्या साइन आ रहा है? एक तो आ रहा है लेस देन और दूसरा आ रहा है इक्वल टू। तो यहाँ पे क्या हमारे पास Q और T के बीच में तीनों साइन अवेलेबल है। तो ये हमारी जो सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन का जो सेकंड पार्ट है उसको सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब है ये जो कंक्लूजन नीदर नॉर की बजाय क्या हो जाएगा? ईदर और। सो ये था सेकंड एग्जांपल जिसमें कि मैंने आपको इस सेकंड केस को समझाने की कोशिश की है। तो इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होते हैं और ज़्यादा इजी भी नहीं होते हैं। और ईदर और के केस में बहुत से स्टूडेंट को काफ़ी दिक्कत आती है। होप सो इस वीडियो को देख के आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। और अगर आपको कोई डाउट इस क्वेश्चन में आता है या इस टॉपिक से रिलेटेड आता है तो आप कमेंट सेक्शन पे उसको लिख सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई और टॉपिक भी डिस्कस करना है तो आप कमेंट सेक्शन पे जाके वहाँ पे लिख सकते हैं। सो होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो काइंडली शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।